हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज हम करेंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले क्वेश्चंस। ये प्रॉफिट लॉस की एक टाइप है। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाली भी एक टाइप होती है और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली भी एक टाइप होती है। फ़र्क क्या दोनों में कि जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली टाइप है उसमें दुकानदार क्या करता है, फॉल्स वेट यूज़ करता है। आपको बोलेगा कि आपको 1000 ग्राम चीज़ दे रहा है बट तोल कितना रहा होगा, 900 ग्राम। तो उस चक्कर में वो प्रॉफिट कमा रहा होता है। दैट्स वाई डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं, बिकॉज वो ये चीज़ आपको थोड़ी बता रहा है। आपको तो वो वही बोल रहा है यार कि ये 1 kg चीज़ है, आपको दे रहा हूँ 1 kg, उतने की दे रहा हूँ जितने की मुझे खुद में पड़ी है। मतलब बोलता है आपको कि मैं सीपी पे बेच रहा हूँ अपना माल, मतलब मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा आपसे। बट एक्चुअल में वह क्या कर रहा होता है, वो 1 kg आपको दे ही नहीं रहा, वो तो आपको 900 ग्राम तोल के दे देगा और ये चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होगी। तो वो 100 ग्राम वहाँ से प्रॉफिट कमा गया। लेकिन मिल्कमैन कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, ये आपको बोलते हैं कि हम आपको 1 लीटर दूध बेच रहे हैं, बट आप जानते हो कि वो दूध नहीं होता, वो मिक्सचर होता है। मैं मिक्सचर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें मिल्क के साथ साथ वाटर मिक्सड होता है। बोला उसने कि मैंने आपको 50 रुपये लीटर दूध खुद ख़रीदा था, आपको भी 50 रुपये लीटर दे रहा हूँ, खुद कुछ नहीं कमा रहा, जितने का पड़ा उतने का दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो जो 1 लीटर बोल रहा है ना, उसमें एक्चुअल में दूध कितना हो, सिर्फ 800 ml, और 200 ml क्या हो, पानी हो। तो वो 200 ml पानी ही तो है जो उसको एक्चुअल में फ़ायदा दिला रहा है। तो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले क्वेश्चन में फ़ायदा कौन दिलाता है, पानी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ ना, अगर सीख गए ना तो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। देखो, आप जो मैं तरीके बताता हूँ ये थोड़े से ना ट्रिकी ज़रूर होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपका आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा अगर ये मेथड आप सीख जाओगे तो। सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पढ़ के तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग से ना एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं बनती। मतलब आपका अगर मैथ पोर्शन अच्छा है तो एग्ज़ाम में सबसे पहले मैथ करना चाहिए आपको, बट बच्चे सबसे पहले एग्ज़ाम में रीजनिंग पकड़ लेते हैं। और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो फंसा लेती है बंदे को। कैसे? क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाते हैं आपसे। करना क्या होता है, ABC लिखनी है उल्टी सीधी, और वहीं से आपको पता कुछ ना कुछ बन जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में। रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे निकल रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर रहा हूँ। आप नहीं रियलाइज़ करते कि मैंने आधा घंटा भी तो ज़ाया कर दिया। रीजनिंग के क्वेश्चन नो डाउट आपने कर लिए, लेट से 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और आपने 40 कर लिए, बट उन 40 क्वेश्चन के लिए अगर आपने 40 मिनट भी लिए हैं तो ये विन विन सिचुएशन नहीं है। आपका लॉस हो गया और आपको पता भी नहीं है ये चीज़, बिकॉज रीजनिंग के क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा बच्चा है आज के टाइम पे जिसको रीजनिंग नहीं आती? फ़र्क कहाँ आ जाता है कि आप कितने समय में करते हो। और ये टाइम मैनेजमेंट के सारा चक्कर है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं है। हर बच्चा इक्वेशन बना के या ऑप्शन यूज़ करके या कुछ भी उल्टा सीधा तरीका लगा के आंसर निकाल देता है आज के टाइम पे। मतलब मैं किसी बच्चे को बोल दूँ ना कि भाई ये क्वेश्चन करके दे दे, तो वो कुछ भी करके कर देगा, जो पढ़ रहा है बच्चा आज के टाइम पे, जो तैयारी कर रहा है। बट क्वेश्चन निकालना इज़ नॉट द नीड ऑफ द आवर। क्वेश्चन निकालना बड़ी बात है ही नहीं। क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट निकालना बड़ी बात है। खुद को प्रेशर में डालना कि क्या मैं ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कर पाऊँगा। एग्ज़ाम में टाइम ही मारेगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि मैथ के लिए टाइम बचा ही नहीं, वो रीजनिंग और जीएस में ही फंसे रहे। कुछ टाइम इंग्लिश को दे दिया थोड़ा बहुत, और मैथ में जब पहुँचे तो तब कुछ 10 मिनट बचे थे। और जब 10 मिनट बचे होते हैं तो फिर आप ऑलरेडी इतने पैनिक सिचुएशन में होते हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और जब आपने घड़ी पे देख लिया कि 10 मिनट बचे हैं, फिर वो दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है और आपका जैसे क्वेश्चन में 2-4 सेकंड ज़्यादा लगने लगते हैं, आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हो, सोचते हो कि शायद अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया होगा, इससे अच्छा होगा, मैं कर लूँगा। नहीं हो पाता फिर। तो पैनिक सिचुएशन एग्ज़ाम में क्रिएट होती है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, जितनों से मैं मिला हूँ। बिकॉज मेरे को मिलते रहते हैं ये जो ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे मिलते हैं जो बताते हैं कि ये गलती होगी, ये गलती होगी। मॉक टेस्ट वो देते नहीं घर पे। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तैयारी करना एक अच्छी बात है, बट साथ साथ में उस चीज़ को एनालाइज भी तो करो कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ क्या मेरे से वो पेपर में लगती है। जैसे मैंने आपको एलिगेशन पढ़ा दी, क्या एलिगेशन आपको इस कदर आ चुकी है कि आप एग्ज़ाम में लगाने का दम रखते हो कि नहीं? या ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखो और फिर XY लेके शुरू हो जाओ, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। मतलब जो मेथड सीखना है उस पर इस कदर कमांड बनानी है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन मैं उसी तरीके से करूँगा या करूँगी, हाँ, तभी फ़ायदा कुछ पढ़ने का। अदरवाइज़ अगर वहाँ जाके आपने फिर से एक्सेलेरेट करके या 100 एक्सेलेरेट करके काम करना है तो फिर क्या बेनिफिट है। और बच्चे यही करते हैं, इस पर इतनी कमांड नहीं बनाते मेथड्स पे, और वहाँ जाके वही गलतियाँ कर देंगे और बोल देंगे वो सब वॉश आउट हो गया दिमाग से जो पढ़ा था,
और वहाँ फिर जाके बेसिक मेथड से करना शुरू कर देते हैं, और आज के टाइम पे बेसिक मेथड वाला बंदा सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की बात करो तो प्री शायद आप बेसिक मेथड से निकाल लो, बट मेंस में आप 40 से ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 100 में से। लिख के देता हूँ आपको, एट मैक्स 40 क्वेश्चन, और अगर थोड़ा बहुत मेरे तरीके सीख चुके हो तो 60, और अगर मेरे तरीके सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना भी जानते हो तो 80 क्वेश्चन कर लोगे। 100 में 100 क्वेश्चन वही कैंडिडेट कर सकता है आज के टाइम पे जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड किसको बोलते हैं? कि जो बंदा रिजिड नहीं है बहुत ज़्यादा। देखो कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और आप गलत क्यों करके आ जाओगे कि उसने मिल्क और वाटर की रेशो नहीं पूछी थी, वाटर और मिल्क की रेशो पूछी थी, और आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। आपने ऑप्शन लगा दिया 11:3, जबकि उसका आंसर आना था 3:11। एग्ज़ाम प्रेशर में ये छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं और हर बच्चे से होती है। वहाँ नहीं इतना आप ध्यान से पढ़ते हो क्वेश्चन को कि मिल्क वाटर की रेशो पूछी है कि वाटर मिल्क की रेशो पूछी है। ऊपर मिल्क वाटर चल रहा होता है तो आपको लगता है कि आंसर भी मिल्क वाटर ही पूछा होगा, जबकि वो उल्टा पूछ लेता है वाटर मिल्क। तो आपने तो क्वेश्चन सही निकाला, बट आपने वाटर मिल्क नोटिस नहीं किया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द फोरमोस्ट थिंग दैट्स रिक्वायर्ड इन एग्ज़ाम। स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए और दिमाग इतना आपका ज़बरदस्त चलना चाहिए ना एग्ज़ाम में कि आप माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस कर पाओ। तो इस लेवल की तैयारी टाइम लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मेथड्स मैं आपको सिखाता हूँ ये आपके ब्लड में घुस जाने चाहिए। मतलब जो बच्चे आंसर निकाल रहे हो इट मीन्स आप अच्छे से समझ रहे हो, बट आंसर्स आना आजकल कम हो चुके हैं। जितने स्टार्टिंग की वीडियोस में हर बच्चा आंसर दे देता था ना, अब धीरे धीरे जब मैं हार्ड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो एक तो व्यूज़ आना बंद हो गया, तो वो तो मुझे पता है कि हार्ड चीज़ें हर किसी के बस की बात है भी नहीं। तो हर जब बच्चा देखता है कि यार ये तो एलिगेशन सिखाई जा रही है, मेरे से एलिगेशन होगी नहीं, वो वीडियो बंद करता है, कुछ और करता है। फिर कोई रास्ता है आपके पास, तो एस्केप नहीं कर सकते आप इन सब चीज़ों से। आज बच जाओगे, कल यही मेथड सीखने पड़ेंगे, लिखवा के ले लो। एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते आप बिना इन मेथड्स के। मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं तो इक्वेशन से हर क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ शुरू से अच्छा था, मैं क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना लेता था। बट फिर लगने लगा मुझे टाइम, और क्लास में मेरे से पहले बच्चे आंसर दे देते थे जो ट्रिक्स फॉलो करते थे। पहले मैं कहता था कि मैं नहीं सीखूंगा ट्रिक्स, क्योंकि मेरा बेसिक मैथ अच्छा था, मैं क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना के निकाल लेता था। तो मुझे था कि क्या ज़रूरत क्या है ट्रिक्स की, जब क्वेश्चन निकालना ही बड़ी बात है तो ट्रिक्स क्यों सीखूं। वो एग्ज़ाम देख के पता चला कि क्वेश्चन निकालना कुछ बात नहीं है, यू हैव टू डू इट इन क्विक टाइम। और क्विक टाइम क्या, सीधा क्वेश्चन मार्क द आंसर। बैंक का पेपर दो, आपको पता चले 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सुन के कुछ होता है कि यार 20 मिनट में 20 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 35 कैसे करने हैं, और बच्चे करते हैं 35। तो वो कैसे पॉसिबल है? एक तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बना लेते हैं, पढ़ते पढ़ते समझना तो दूर की बात है, वो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उनके माइंड में ये डाटा बन रहा है। तो इस लेवल की प्रैक्टिस करवानी है दिमाग को। बेरोज़गारी बढ़ रही है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, बट तैयारी भी बच्चे आजकल उस लेवल की नहीं करते, सीधी सच्ची बात बताऊँ तो। कुछ शॉर्टकट अप्रोच ढूंढते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ 15-20 दिन में चाहिए कुछ। यू हैव टू ग्राइंड, मतलब है ही नहीं शॉर्टकट कुछ भी। शॉर्टकट है तो फिर 14-15 हज़ार की जॉब मिलेगी। इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग बिग, तो उतना ही बिग सेक्रीफाइस और उतना ही बिग आपसे डेडिकेशन की डिमांड भी करती है वो जॉब। अब आपको जो क्या लगता है, जो लोग यूपीएससी निकालते हैं, क्या 4-5 दिन कमरे में घुस के ढेर सारी पढ़ाई करके यूपीएससी निकल जाता है? 1 साल की गेम है विद कंप्लीट डेडिकेशन, डे इन एंड डे आउट। आज भी की मेहनत कल भी करनी है, परसों भी करनी है, और कोई ऑफ डे भी नहीं लेना, और 1 साल तक किसी फल की इच्छा भी नहीं करनी। इस लेवल की डेडिकेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए आईएएस ऑफिसर बहुत कम लोग बन पाते हैं। इट्स दैट सिंपल। तो अगर आप अब भी फ़िलहाल मान के चल रहे हो कि चलो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम निकालना है, बहुत अच्छी बात है, निकालो। लेकिन अगर एज आपके साथ है, एज आपके साथ क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे 20-21 साल के हो या 22 साल के भी हो तो कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा एम और बड़ा कर लो, सेंटर लेवल पे compete करने का दम रखो। मेरा काम है आपको सक्सेसफुल करवाना। थोड़ा सा ना अपना एम बिग कर लो। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम ठीक है निकाल लो, अच्छा मौका है, बट दैट डजंट मीन कि हम सेंटर पे compete नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर से एसएससी में बंदे क्यों नहीं सिलेक्ट होते? आधे तो डरते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम्स टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग है, बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जॉब्स मिलती भी तो एसएससी के थ्रू ही है। एक्साइज इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ये सब जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये मिलती भी एसएससी के थ्रू ही हैं।
तो इनके लिए क्यों ना हम प्रिपेयर करें यार। देखो बच्चे सेलेक्ट तो होते हैं, 2 साल डिले होके होते हैं, सेलेक्ट तो होते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी वैकेंसीज फिल ही नहीं होती, ज्वाइनिंग भी होती है, थोड़ी देर से होती है बट होती है। तो जॉब ली जा सकती है इफ़ यू स्टडी वेल, मतलब तरीके से पढ़ना आपको, हर चीज़ को करवाना हमारा काम है, लेकिन आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लिया कि मैं थोड़ा आपको समझा पाऊँ चीज़ें यार। तो आप लोगों का कई बार मनोबल टूटता हुआ नज़र आता है मेरे को, कि जब चीज़ें थोड़ी हार्ड हो जाती हैं आपको लगता है कि यार अब कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं हम। तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। यूट्यूब का फ़ायदा क्या है, वॉच दैट वीडियो अगेन एंड अगेन। कैसे नहीं समझ आएगी यार, मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ सकती बात है कोई। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ ना, पहले मैं उसको थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसका है क्या। देखो कहीं पे लिखा हुआ है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्क मैन है, वो ऐसा बोल रहा है कि वो जो मिल्क है किस पे बेचता है, सीपी पे। ही सेल्स मिल्क एट सीपी। इस बात का क्या मतलब है कि उसको दूध जितने का पड़ा है वो उतने का बेच रहा है। लेट सपोज उसको दूध पड़ा है ₹50 पर लीटर, तो वो कस्टमर को क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपको भी 50 रुपये लीटर दे रहा हूँ। तो कस्टमर कह रहा है ठीक है। कस्टमर को नहीं पता ना बीच की कहानी क्या है, और वो ये बताएगा भी नहीं। अब अगर आप कोई चीज़ सीपी पे सेल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नीदर गेनिंग एनीथिंग नॉर लूजिंग एनीथिंग। सीपी पे सेल करने का मतलब 100 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये का सामान 50 रुपये में बेच दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर ये सुबह उठ के दूध क्यों बेचेगा? इसका दिमाग ख़राब है कि अगर इसने 50 रुपये लीटर दूध ला के 50 रुपये लीटर ही बेच देना है, तो फिर क्यों काम करना है ज़िंदगी में। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, ही मिक्सिज वाटर। अब मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें वाटर मिक्स भी कर दो तो वो दिखता थोड़ी है, अलग से लेयर थोड़ी बनाता वाटर, वो तो मिक्सअप हो जाता है बीच में। और अगर स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स किया हुआ तो कस्टमर नोटिस भी नहीं कर सकता। तो जब वाटर मिक्स हो गया ना, तो उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, मैं मिक्सचर बोलता हूँ उस चीज़ को। तो एक्चुअली वो 50 रुपये लीटर दूध नहीं बेच रहा, वो 50 रुपये लीटर मिक्सचर बेच रहा है। और जब आप 50 रुपये लीटर मिक्सचर बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा तो हो रहा है। और वो फ़ायदा लेट सपोज इसको हो रहा है 20%। देखो कस्टमर की नज़र में इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कस्टमर को तो इसने यही बोला कि 50 रुपये लीटर दूध लाया था, तुझे भी 50 रुपये लीटर दूध दे रहा हूँ, बट ये दूध नहीं दे रहा है, ये मिक्सचर दे रहा है उसको एक्चुअल में। बट मुझे पता है कि इसने 20% प्रॉफिट कमा लिया। अब आप खुद बताओ, ये जो 20% प्रॉफिट कमा लिया ये किसकी बदौलत कमाया? तो आप बोलोगे पानी की बदौलत, क्योंकि दूध से तो इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूध तो इसने 50 रुपये लीटर ला के 50 रुपये लीटर ही बेच दिया, मतलब 50 रुपये अपने पॉकेट से खर्चे थे और 50 रुपये इसकी पॉकेट में आ गए। तो दूध से तो कोई फ़ायदा नहीं कमा पा रहा ना, ये फ़ायदा कमा रहा है ये वाली हरकत करके कि ये पानी मिक्स करता है। अब कितना पानी मिक्स किया हम वो बता देंगे, प्रॉफिट की मदद से हम पानी बता देंगे कितना मिक्स किया था। तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है ये, और ये प्रॉफिट किस वजह से कमा पा रहा है? पानी की वजह से। अब आप खुद बताओ कि दूध, अगर ये सिर्फ दूध ही बेच रहा है तो दूध तो सिर्फ इसको 100% पैसा ही वापस दिलवा रहा है। 100% पैसा मैं किसको बोलता हूँ? मैं सीपी को 100% पैसा बोलता हूँ। दूध तो सिर्फ इसका पैसा ही रिकवर कर पा रहा है, दूध इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहा। 50 रुपये ये अपनी पॉकेट से खर्च के आया था जब ये दूध खरीदता होगा किसी वेंडर से, तो आगे कस्टमर को ये 50 में बेच रहा है। दैट मीन्स दूध से इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दूध सिर्फ इसकी लागत मूल्य इसको पूरा वापस कर रहा है सिर्फ। मतलब जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है ना, दूध से सिर्फ उतना पैसा इसका रिकवर हो रहा है, दैट्स इट। तो उतना पैसा रिकवर होने का मतलब 100% पैसा ही इसके पास वापस आ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ इसको 20% तो फ़ायदा हुआ है। 20% फ़ायदा मतलब इसकी जेब में तो 120% पैसा आना चाहिए, जबकि दूध से तो सिर्फ 100% ही आ रहा है। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा 20% आ रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। तो पानी इसको 20% प्रॉफिट दिलवा रहा है, ठीक बात है। देखो दूध से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूध से फ़ायदा तो तब होता ना जब 50 रुपये लीटर दूध खरीद के ये 60 रुपये लीटर बेच देता। बट ये ऐसा नहीं कर रहा ना, ये 50 का सामान 60 में नहीं बेच रहा, ये 50 का सामान 50 में बेच रहा है। तो इट मीन्स मिल्क इज़ नॉट फैचिंग हिम एनीथिंग, मिल्क इसको कुछ नहीं दिलवा रहा। ये जो 20% फ़ायदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको पानी की वजह से मिल रहा है। मिल्क तो सिर्फ इसकी कॉस्ट पूरी कर रहा है,
अगर इसने 100% पैसा इन्वेस्ट किया तो 100% पैसा वापस आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन ये काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, और वो 20% जो प्रॉफिट हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। तो मेरे से कोई पूछे मिल्क और वाटर का रेशो बता दो, तो मैं बोलूँगा परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 1 जा 2 5 जा। इट मीन्स अगर मिल्क 5 होगा तो ये 1 यूनिट पानी मिला रहा है। तो लेट सपोज उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मिल्क जो है वो 50 लीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा कि मिल्क 50 लीटर है, तो मेरे को मिल्क यहाँ 5 दिख रहा है। अगर मैं 5 का 50 बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा पानी वो कितना मिला रहा है, साथ में 10। तो इट मीन्स 50 लीटर दूध तो उसने खरीदा है, बट जब वो बेच रहा है ना तो वो 60 लीटर मिक्सचर बेच रहा है, क्योंकि वो 50 लीटर के साथ 10 लीटर पानी भी मिक्स कर रहा है। अब जो चीज़ हमने पीछे पढ़ी ना उसको इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। A dishonest milkman buys milk at ₹10 पर लीटर, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो मिल्क खरीदता कहीं से, एंड मिक्सेस 5 लीटर वाटर, और इस दूध में वो 5 लीटर पानी मिलाता है, एंड देन सेल्स इट एट ₹12 पर लीटर। 10 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा था कहीं से, उसमें 5 लीटर पानी भी मिक्स किया, और फर्दर उसको 12 रुपये लीटर करके बेच रहा है। यार एक तो 10 का सामान वैसे 12 में बेचो तो फ़ायदा हो जाता है, ये बंदा डबल फ़ायदा कमा रहा है। 10 का सामान वैसे 12 में बेच रहा है, ऊपर से 5 लीटर पानी भी मिलाया हुआ है, और पानी बिस्लरी की बोतल खरीद के तो डाला नहीं होगा कि 20 रुपये उसका भी खर्चा हुआ होगा। तो पानी आपको यहाँ पे मुफ्त का मान के चलना है, ऐसा मत सोचना कि पानी के भी पैसे लग रहे हैं। पानी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है तो पानी इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, 30% का। हमसे क्या पूछा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट। तो बताओ इसने स्टार्टिंग में दूध कितना खरीदा था। सेम लॉजिक लगाएंगे हम। ये शॉपकीपर जो मिल्क मैन है ये वाला, ये साफ साफ बोल रहा है भाई 10 रुपये वाला सामान मैं 12 में बेचता हूँ। जो बंदा 10 का सामान 12 में बेचता है वो कितने % प्रॉफिट कमा रहा है, 20%। देखो 10 का सामान अगर 12 में बेचा जाए तो 2 रुपये का फ़ायदा होगा। 2 रुपये का फ़ायदा होगा जेब से कितने लगा के, 10 लगा के। 2 का फ़ायदा जेब से 10 लगा के इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो 2 10 जा। कहने का मतलब 20% प्रॉफिट तो ये सीधा सीधा यहीं से कमा रहा है। 10 का सामान 12 में बेचो तो 20% का फ़ायदा होता है, और ये 20% का फ़ायदा तो इसको दूध ही दिला रहा है सिर्फ। मतलब अब भी मैं यहाँ नहीं कंसीडर कर रहा हूँ कि इसने पानी मिलाया कि नहीं, इसने सिर्फ 10 का सामान 12 में बेचा, मतलब इसको 20% फ़ायदा सीधा सीधा दूध से ही हो रहा है। तो दूध इसकी जेब में 120% पैसा ला रहा है। अगर 20% का फ़ायदा हो रहा है दैट मीन्स 100% जितना इन्वेस्ट किया है वो तो वापस आ ही रहा है, प्लस 20% और आ रहा है। देखो 10 का सामान 12 में बेचा तो 10 रुपये तो वापस आ ही गए, प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। वो जो एक्स्ट्रा आ गए वही तो प्रॉफिट है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 10 का सामान 2 रुपये में बेच दिया फिर तो नुकसान हो जाएगा। 10 का सामान 12 में बेचा है, दैट मीन्स दूध इसको कितना पैसा दिलवा रहा है, 120%। 20% का फ़ायदा दैट मीन्स 120% आपकी पॉकेट में आ रहे हैं। बट क्वेश्चन में प्रॉफिट तो 30% का हुआ है, जबकि यहाँ मेरा प्रॉफिट सिर्फ 20% का हो रहा है। प्रॉफिट करवाना है 30% का और यहाँ प्रॉफिट नज़र आ रहा है 20% का, दैट मीन्स 10% प्रॉफिट अभी भी बाकी है, और वो होगा पानी की बदौलत। मतलब जो बचा हुआ 10% प्रॉफिट है वो कौन करवाएगा, वो पानी करवाएगा, क्योंकि 10 का सामान तो 12 में ही बेचना है, वो 13 में नहीं बेचना। अगर वही 13 में बिक रहा होता तो पानी मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि दूध उसको 20% फ़ायदा दिलवा रहा है, दैट मीन्स उसकी जेब में 120% पैसा आ रहा है। बट मुझे पता है कि प्रॉफिट करवाना है 30% का, और हो कितना रहा है यहाँ पे 20% का, तो वो जो 10% का फ़ायदा बचा वो पानी की वजह से होगा। अब रेशो निकाल लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो दूध और पानी का रेशो आ गया 12:1। जबकि मैं जानता हूँ पानी 1 नहीं है, पानी तो 5 लीटर है। कहने का मतलब 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स 12 की वैल्यू 60 हो जाएगी, और 60 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आसान मेथड है, जस्ट इतना सा। वो 20% तो आप ओरली बता दोगे। अब आप इतने पढ़े लिखे बच्चे तो हो कि 10 का सामान 12 में बिक रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 10 पे, 2/10 × 100, 0 0 कैंसिल, 20% का फ़ायदा। ये थोड़ी पेपर में करके दिखाओगे, पेपर में सिर्फ इतना सा काम करना है कि 20% प्रॉफिट वॉज बिकॉज ऑफ जस्ट मिल्क,
दैट मीन्स मिल्क वॉज ब्रिंगिंग मी 120% मनी, बट द एक्चुअल प्रॉफिट इज 30%. दैट मीन्स द रिमेनिंग 10% इज बिकॉज ऑफ वाटर. सो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, मिल्क और वाटर का रेशो आ गया 12:1. बट द वाटर इज़ नॉट 1, वाटर इज़ 5, 1 की वैल्यू 5, 12 की वैल्यू 60. यही पूछा था मिल्क कितना खरीदा है, तो मिल्क उसने 60 लीटर खरीदा है. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, बस फैक्टर दूसरा पूछा है. वहाँ पे दूध नहीं गिवन था, यहाँ दूध गिवन है. वहाँ पे पानी गिवन था कि कितना मिक्स किया पिछले क्वेश्चन में 5 लीटर. यहाँ पानी नहीं पता, यहाँ सम वाटर वर्ड यूज़ किया. एंड में वही पूछा होगा, बताओ कितना पानी मिक्स किया. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बायज 121 लीटर मिल्क. मिल्क पता है इस बार किस रेट पे, 10 रुपये पर लीटर. एंड मिक्सेस सम वाटर टू दिस मिल्क एंड देन सेल्स इट एट ₹11 पर लीटर. 10 का सामान कितने में बेच रहा है, 11 में. 10 का सामान 11 में बेचो तो सीधा सीधा 10% का फ़ायदा हो रहा है. तो ये 10% का फ़ायदा तो सिर्फ दूध की बदौलत हो रहा है. तो यहाँ मिल्क आ जाएगा, यहाँ वाटर आ जाएगा. अगर दूध ही 10% का फ़ायदा दिला रहा है, दैट मीन्स दूध की वजह से आपकी पॉकेट में 110% मनी आ रही है. 10 रुपये तो वो वाले आ ही रहे हैं, 1 रुपया फालतू आ रहा है, 11 रुपये आ रहे हैं ना आपकी जेब में. मतलब जितना पैसा लगाया था वो तो रिकवर हो रहा है. तो ओवरऑल पैसा कितना आ रहा है, 110%. ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 100% तो सिर्फ सीपी होती है, तो एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है वो उसमें प्लस करना होता है. तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 110% मनी. बट प्रॉफिट तो 20% का हुआ है. प्रॉफिट 20% होने का मतलब आपकी जेब में 110% पैसा नहीं आना चाहिए, 120% पैसा आना चाहिए. तो ये तो 110 है सिर्फ, इसका मतलब बचा हुआ 10% पानी की वजह से आएगा, तभी तो 120% पूरा होगा. तो परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से ज़ीरो काट दो, क्या रेशो आ गई, 11:1. 11 दूध आ गया, 1 पानी आ गया. और दूध की वैल्यू 121 है, 11 नहीं है. कहने का मतलब 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 121 दी है. कैसे बनेगी, 11 से मल्टीप्लाई करके. तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 11 लीटर. इट मीन्स आपने 11 लीटर पानी मिक्स किया, ख़त्म. अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करो. अ मिल्कमैन बायज मिल्क एट ₹6.40 per liter. He adds water to it and sells the mixture at ₹8 per liter. तो पहले देखते हैं क्या सिर्फ दूध से कितना फ़ायदा हो रहा है. तो 6.4 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 8 में. तो फ़ायदा साफ साफ दिख रहा है 1.6 का. 1.6 का फ़ायदा जेब से कितने पैसे लगा के, 6.4 लगा के इंटू 100. दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, डेसिमल कट जाएगा. 16 1 16 4 4 1 4 25. तो 25% प्रॉफिट तो सीधा सीधा दूध से ही हो रहा है. 25% प्रॉफिट सीधा सीधा दिख रहा है दूध से हो रहा है. जबकि प्रॉफिट है कितना एक्चुअल, 37.5. इसका मतलब दूध उसकी जेब में कितना पैसा ला रहा है, 125%. आप जानते हो मैं सिर्फ 25 क्यों नहीं लिखता हूँ, 125 क्यों लिखता हूँ, बिकॉज 100% रिकवरी तो हो ही जाती है, प्लस एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऐड होता है. तो दूध आपको 125% मनी दिलवा रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में पैसा आना चाहिए 137.5%. 125% तो आ चुका है, बचा हुआ 0.5% पानी की बदौलत आएगा. परसेंट से परसेंट कट जाएगा. और ये कोई बच्चा भी बता देगा कि इन दोनों में रेशो 10:1 क्या है. 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 125 बन जाए 10 से, तो 12.5 1 जा, 12.5 10 जा. तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या आ गया, 10:1. पूछा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क. यही चीज़ मैं वीडियो में समझा रहा था स्टार्टिंग में कि ये ध्यान रखना होता है कि एंड में कहीं उसने फैक्टर उल्टा तो नहीं कर दिया था उसने एक्चुअल में. तो आंसर 10:1 नहीं होगा, आंसर 1:10 होगा, क्योंकि वाटर टू मिल्क पूछा था कि कस्टमर्स को जो मिल रहा है उसमें पानी और दूध की क्या रेशो है. तो 1:10 की रेशो है. 10 हिस्से अगर दूध होता तो 1 हिस्सा पानी भी होता है. इतने सिंपल क्वेश्चन है ये. मतलब प्रॉफिट सामने सामने देख लो, दूध से कितना हो रहा है और जो पीछे बच गया वो पानी से हो रहा है. तो रेशो बन जाएगी, रेशो बन गई तो काम ख़त्म. तो लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो होमवर्क में करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और अच्छी चीज़ लाता हूँ आपके लिए. आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे. स्क्रीनशॉट ले लो, तो आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो.
ये लगभग सभी बच्चों से हो जाएगा, क्योंकि वो जो 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वैसा ही है। और रेशो ही बनानी है, रेशो बना के आप वैल्यूज़ देख लेना किसकी वैल्यू क्या दी है और बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एवरेज का क्वेश्चन कर लिया एलिगेशन से, तो ये तो कर ही लोगे ईजिली। सो नेक्स्ट वीडियो में आप खुद भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए मैथ में फ़िलहाल। फिर मैं इंग्लिश की भी धीरे धीरे दूंगा, और रीजनिंग में मैं कुछ टॉपिक्स पे वर्क कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, और जीएस में भी कुछ चीज़ें मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ और उस पर वीडियोज़ मिलेंगी। बट फिलहाल मेरा काम है आपका पहले मैथ कंप्लीट करना। तो जहाँ जहाँ आपको कमी महसूस हो रही है और लग रहा है कि यार उस चीज़ पे भी इतनी कमांड नहीं बनी, चाहे वो परसेंटेज से हो या रेशो से हो, उस पर वीडियो और मिल सकती है, बेटर क्लैरिटी से मिल सकती है, कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। ये मत सोचो कि परसेंटेज पढ़ा दिया तो ख़त्म, उस चीज़ को वापस से तो रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। जहाँ आपको थोड़ी कमी महसूस होती है आप बताइए, हम उस पर आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। जिधर जिधर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप पूरा डिस्कस कर सकते हो यार, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आपको इसीलिए दिया है कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि यार इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चलता, या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आधा बना भी लेते हैं, लेकिन आगे समझ नहीं आता कि किसको किससे इक्वेट करना है। मतलब हर चीज़ आप शेयर कर सकते हो चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।